बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पास पेपर 2012 का। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और जो ऑप्शंस होंगे उनको भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो जी, ये है हमारी स्लाइड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोकोमा इज अ डिजीज which mostly due to। अब ये जो ग्लाइकोकोमा डिजीज है ये रिलेटेड टू आई है। ये सेकेंड मोस्ट काज ऑफ ब्लाइंडनेस भी है इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट मोस्ट काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड है वो कैटरेक्ट डिजीज है आई की। सबसे ज्यादा वो ब्लाइंडनेस काज करती है दुनिया के अंदर। और अगर सवाल पूछा जाए तो सेकेंड मोस्ट काज बिहाइंड ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड इज ग्लाइकोकोमा। अब ये रिलेटेड टू आई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर सी, इंक्रीज्ड आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। आई के अंदर प्रेशर होता है, ह्यूमरस का जो आई का फ्लूइड है उसका प्रेशर है वो बढ़ जाता है ग्लाइकोकोमा के अंदर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है ग्लाइकोकोमा, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, इंक्रीज आईसीपी की नहीं, लेकिन ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से ग्लाइकोकोमा होता है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप उसको देखें, नॉर्मल आई प्रेशर रेंज फ्रॉम 10 to 20 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका ये एब्रीवेशन है मिलीमीटर, HG शॉर्ट फॉर्म है मर्करी का। मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर मेजर किया जाता है ये प्रेशर, और नॉर्मल प्रेशर है 10 to 20। प्रेशर इनसाइड द आई इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टोनोमीटर। अब ये जो प्रेशर हम मेजर करते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम है टोनोमीटर। और जो टेस्ट हम करते हैं उसको कहते हैं टोनोमेट्री, इज अ टेस्ट टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज। द आई इज द organ of sight, a nearly spherical globe filled with fluids called humerus। अब ये स्फेरिकल ग्लोब टाइप शेप आए है जो फिल्ड है ह्यूमरस से। उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, 10 to 20 mmHg। इससे बढ़ जाता है तो वो इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोकोमा होती है। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हॉस्पिटल रिफ्यूज इज डिस्पोज्ड बाय। अब इसका हम अगर और सेंटेंस देखें तो 2019 वाले पेपर में भी आया है कि हॉस्पिटल वेस्ट इज डिस्पोज्ड बाय। हम कौन से मेथड के जरिए हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं? तो ऑप्शन ए है इंसिनरेशन मेथड, ऑप्शन बी है कंपोस्टिंग मेथड, डंपिंग, कंट्रोलिंग, टिपिंग मेथड, डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंसिनरेशन बर्नर मेथड। यहाँ पे बर्नर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो हम जला देते हैं, इंसिनरेशन मेथड, जिसको इंसिनरेशन बर्नर मेथड भी कहते हैं। मोस्टली नहीं लेकिन हॉस्पिटल डिस्पोज्ड इज वेस्ट बाय, जो हॉस्पिटल वेस्ट इज डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन मेथड। जो भी वेस्ट होता है उसको इंसिनरेशन मेथड के जरिए ही डिस्पोज किया जाता है। ऑप्शन बी है कंपोस्टिंग मेथड। अब ये कंपोस्टिंग मेथड कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो जो हम वेस्ट होता है ना, हाउस होल्ड वेस्ट मोस्टली, उसमें क्या करते हैं कंपोस्टिंग मेथड में, जो बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जिनका जिनका जो फूड होता है वो डेड ऑर्गेनिजम्स होता है। तो वो कंपोस्टिंग मेथड के जरिए क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को वहां पर छोड़ देते हैं, या उस जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको रख देते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, और अप टू 50% तक वो वेस्ट कम हो जाता है। तो बाकी को वो वेस्ट को फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, इसको कहते हैं कंपोस्टिंग मेथड। डंपिंग में हम एक पिट बना के उसमें डंप कर देते हैं। कंट्रोलिंग टिपिंग मेथड में क्या होता है कि एक पिट बनी होती है जिसमें जो भी वेस्ट होता है वो वहां पे फेंक कर उसके ऊपर एक सॉलिड लेयर यानी कि कोई मिट्टी का लेयर बना दिया जाता है। वो इसलिए कि वहां से कोई ऑर्डर या कोई ऑर्गेनिजम्स हवा के जरिए इधर उधर ना फैले। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग टिपिंग मेथड। तो इन तीनों को हम छोड़कर अगर देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंसिनरेशन बर्नर मेथड। बाकी जो तीन मेथड है वो हाउस होल्ड वेस्ट के लिए यूज होते हैं। अच्छा, ऑप्शन 3 है विच टाइप ऑफ वर्म्स कैन बी विजुअलाइज्ड इन वोमिटिंग एंड स्टूल। राउंड वर्म्स ही होते हैं जो स्टूल और वोमिटिंग में हमें नजर आते हैं, अदरवाइज और नहीं होते। और जो थ्रेड वर्म्स होती हैं
उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली नाइट टाइम पे इनटू अराउंड द एनल एरिया वो हेज करती हैं, जिसकी वजह से नाइट ईचिंग होती है खास करके बच्चों के अंदर। और हुकवर्म्स जो है, हुकवर्म्स को हम सॉइल ट्रांसमिटेड वर्म भी कहते हैं। ये वर्म्स वो हैं जो बेयर फुट, अगर आपको चप्पल नहीं पहनी हुई, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं, तो ज्यादातर ये पेनिट्रेटिंग टू द स्किन, स्किन को पेनिट्रेट करके ये अंदर दाखिल होते हैं जिस्म के, हुकवर्म्स। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे मैंने ये लिखा भी है, नोट एस्केरियास लम्ब्रिक्वाइड वर्म्स कैन बी पास्ड इंटेक्ट in stool vomiting. Note 2, hookworms enter through skin, often walk barefoot. It is known as soil transmitted helminths. तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये भी आता है कि इनका रूट ऑफ एंट्री क्या है। तो बाकी सब तो ओरोफिकल रूट के जरिए ही जाते हैं, मतलब ओरल रूट है, लेकिन हुकवर्म्स जो है वो स्किन पेनिट्रेटिंग रूट के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है। ये मतलब नोट कर लें आप लोग। अच्छा, नंबर 4 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी द काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। इनमें से एक जो है वो मोस्टली काज बनता है डेथ इन चिल्ड्रन, तो वो है हमारे लिए, हमारा जो आंसर है वो है डी, गैस्ट्रोएंटराइटिस। मोस्टली जो बच्चों के अंदर डेथ काज होती है वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस की वजह से। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस से मेन काज है बच्चों की डेथ का मोस्टली। इसके बीच तो एक स्किन डिजीज है, नोट में लिखा हुआ है, इसके बीच इज एन इची स्किन कंडीशन काज्ड बाय अ टिनी बरोइंग माइट कॉल्ड सार्कोपस स्केबियाई। अगर यहाँ पे आप एक बात नोट करें तो जो स्केबीज है वो माइट की वजह से होती है। अगर पूछा जाए कि स्केबीज इज काज्ड बाय माइट, उसका नाम है सार्कोपस, सार्कोप्टिस स्केबियाई, ये उसका ऑर्गेनिज्म का नाम है माइट का। इंटेस्टिनल वॉर्म की वजह से नहीं इतनी डेथ होती और कॉमन कोल्ड की वजह से नहीं होती। नंबर 3 है, अल्मा अता डिक्लेरेशन वाज हेल्ड एट। अब यहाँ पे अगर हम नोट कर लें तो अल्मा अता डिक्लेरेशन हमारा जो एक एक हुआ था, एक मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जिन्होंने, जिनका जो लोग स्लोगन था वो था हेल्थ फॉर ऑल अप टू 2000। ये मीटिंग हुई थी 1978 यानी कि 1978 में ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। ये की गई थी अल्मा अता जो उस वक्त का कैपिटल था काज़किस्तान का। और अभी जो काज़किस्तान का कैपिटल है वो है नूर सुल्तान, जो 2019 में बना है। उससे पहले आस्थाना था। और जो काज़किस्तान की इंडिपेंडेंस हुई है वो हुई है 1994 में। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ है हमारे सोवियत यूनियन से, उससे पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो अगर हम इसको देख लें तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर काज़किस्तान का इस वक्त का कैपिटल पूछा जाए तो वो होगा नूर सुल्तान। और काज़किस्तान की जो करेंसी है उसको टेंज कहते हैं, TENG, टेंज। और यहाँ पर हुई थी एक मीटिंग जिसका नाम था अल्मा अता डिक्लेरेशन। उसमें उनका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल अप टू 2000। जिस मीटिंग के बाद उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर के 9 एलिमेंट्स भी दिए थे। अच्छा जी, ऑप्शन ए है पाकिस्तान जिसका कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपी। ऑप्शन बी है रशिया जिसका कैपिटल है मॉस्को और उसकी करेंसी है रूबल, RUBL, रेबल या रूबल भी कहते हैं उसको। और USA है ऑप्शन सी, उसका कैपिटल है वाशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। अच्छा जी, नंबर 6 है ग्रेव्स डिजीज। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा देख ले तो ग्रेव्स डिजीज क्या है, तो ग्रेव्स डिजीज जो है वो रिलेटेड टू होती है थायराइड। इसमें होता है हाइपरथायराइडिज्म, ओवर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन हो जाती है इस डिजीज के अंदर। तो ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है इन विच द रिजल्ट क्या होता है इस डिजीज की वजह से, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेव्स डिजीज इज द डिजीज ऑफ ग्लैंड, कौन से डिजीज की ग्लैंड की डिजीज है, तो थायराइड की है। पैराथायराइड ग्लैंड वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है पैराथो हार्मोन व्हिच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है तो पैराथो हार्मोन रिलीज होकर उसको सबसाइड या उसको नॉर्मल कर देता है। अच्छा जी, और तीसरा ऑप्शन है पैराथायराइड। अच्छा, नंबर ए है पेरोटेड ग्लैंड। पेरोटेड ग्लैंड जो है वो सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज करते हैं माउथ के अंदर। और उनमें एक एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं, वो जो एक नॉन कार्बोहाइड्रेट। थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड
जो है वो टी सेल्स मैच्योर करता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और वक्त के साथ बढ़ने के पर जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है फैट में। एक क्वेश्चन बनता है कि विच ग्लैंड चेंज्ड और विच ग्लैंड डिसअपियर इन एडल्टहुड, तो वो होता है थाइमस ग्लैंड। ये फैट में चेंज हो जाता है जब हम एडल्ट हो जाते हैं। नंबर 7 है व्हेन डिजीज स्प्रेड्स बाय विच डिजीज, अच्छा व्हेन डिजीज स्प्रेड्स बाय द फ्लाइज फ्लाई एंड एनिमल्स एज व्हीकल्स कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि कौन जब डिजीज किसी फ्लाइज या एनिमल्स की वजह से फैल जाए व्हीकल से, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर हमारे दो किस्म के होते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर्स वो होते हैं जो अपने जिस्म के अंदर यानी कि अपनी बॉडी के अंदर उस ऑर्गेनिजम्स को लेके जाते हैं और किसी और के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मलेरिया। और मैकेनिकल वेक्टर वो होते हैं जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर पैथोजन को लेके किसी और जगह पहुंचाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल वेक्टर है। अच्छा, वायरुलेंस का मतलब है वायरुलेंस का मतलब है द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ पैथोजन। अब किसी भी पैथोजन की जो डिग्री है ना कि वो कितनी शिद्दत के साथ डिजीज करता है, उसको वायरुलेंस कहते हैं, चाहे वो फिर बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस हो, तो उसको हम कहते हैं वायरुलेंस। एपिडेमिक, एपिडेमिक एक टर्म है जिसका मतलब है कि किसी स्पेसिफाइड लोकलाइज एरिया के अंदर एक सडन स्प्रेड ऑफ किसी डिजीज का हो जाए तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। इससे रिलेटेड एक और टर्म है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, मतलब कोई डिजीज प्रेजेंट है कॉन्स्टेंटली इन अ स्पेसिफाइड एरिया, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक। जैसे पाकिस्तान के अंदर एंडेमिक है, टाइफाइड है वो एंडेमिक है, मलेरिया है एंडेमिक है। स्पोरेडिक होती है वो डिजीज जो इरेगुलर आकर हो, मतलब अभी हुई फिर खत्म हो जाए फिर हो, स्पोरेडिक उसको कहते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर है ये। ऑप्शन 8 है फॉलोइंग आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट वन। अच्छा, एमेन्यूरिया जो है वो नहीं है साइन सिम्टम। क्यों नहीं है? रीजन ये है कि एमेन्यूरिया सिर्फ ये नहीं कि प्रेगनेंसी के अंदर एमेन्यूरिया होती है, बाकी भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशंस की वजह से एमेन्यूरिया होती है। क्यों? तो इसीलिए इसको हम नहीं कह सकते कि इट इज अ मेन साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ये किसी और चीज का भी साइन हो सकता है, इसलिए ये जवाब होगा। क्विकनिंग कहते हैं जो मूवमेंट ऑफ बेबी होती है बॉडी के अंदर, उसको क्विकनिंग कहते हैं। ऑप्शन सी है ब्लडर इरिटेशन। ब्लडर इरिटेशन का इरिटेशन होती है यानी कि बार बार यूरिन पास होता है प्रेग्नेंट वुमन को, क्योंकि जब बच्चा पेट में बढ़ता है, उसका वेट बढ़ जाए तो बर्डन जो यूट्रस का होता है वो थोड़ा ब्लैडर पे आता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन ज्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन साइन है प्रेगनेंसी की। नंबर 9 है पोलियोमाइलिटिस इज डिजीज काज्ड बाय, ये तो आसान सा सवाल है, वायरस की वजह से होती है। अच्छा जी, ऑप्शन सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है कोप्लेक स्पोर्ट्स आर साइंस ऑफ। अब कोप्लेक स्पोर्ट्स याद रख लें, ये मेन साइन है मीजल्स की, और किसी डिजीज में नहीं होती, ये मीजल्स की मेन साइन है। और हम मेनिंजाइटिस को अगर देखें तो मेनिंजाइटिस के अंदर हम दो साइंस देखते हैं, कर्निंग पॉजिटिव साइंस एंड ब्रुस्किंसन्स पॉजिटिव साइंस, ये दो मेनिंजाइटिस की है। चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, रेशेस बन जाते हैं दैट टर्न्स इनटू द इची फ्लूइड फिल्ड ब्लस्टर्स, और वो बाद में स्कार्स बन जाते हैं, पहले चेस्ट पे होते हैं फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों में, चिकन पॉक्स। और ऑप्शन जो डी है वो नन ऑफ देम है। अच्छा, ऑप्शन 11 इंसुलिन इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। इंसुलिन को हम इंट्रा सबक्यूटेनियस लगाते हैं, और एक इंसुलिन है सिर्फ, एक ही किस्म की, द ओनली टाइप ऑफ इंसुलिन जो हम इंट्रावीनियस देते हैं, उसका नाम है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, वो हम इंट्रावीनियस दे सकते हैं, अदरवाइज जो इंसुलिन होती है वो इंट्रा सबक्यूटेनियस देते हैं। और ऑप्शन 12 है अ पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजीशन व्हेन ही इज लाइंग ऑन हिज बैक साइड। अब सुपाइन पोजीशन में वो बैक साइड पे होगा, उसका फेस और एब्डोमेन अपर साइड पे होगा। ठीक है जी, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय द रूट ऑफ। बीसीजी वैक्सीन बैसिलस कालमेट ग्यूरिन जो होती है वो 0.05 mg देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। और ये बच्चे को एक महीने में हो जाए तो ठीक है, लगनी चाहिए, अगर नहीं तो हम 11 मंथ तक बच्चे को लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन मेंटोक्स टेस्ट करते हैं। मेंटोक्स जो टेस्ट होती है वो आम पे होती है, ठीक है, उस वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही बीसीजी देंगे अगर बच्चा 11 मंथ का हो चुका हो तो। द पर्पज ऑफ कंटिन्यूड ब्लडर इरिटेशन आफ्टर प्रोस्टेट ऑपरेशन इज टू। अब जो बार बार हम
ब्लैडर इरिगेशन करते हैं उसको, वो उसका रीजन होता है कि हम रिड्यूस क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है कि हर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग की बड़ी चांसेस होती है, तो हम उसको बचाने के लिए करेंगे। ऑप्शन 15 है, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेलोनेफ्राइटिस। अब जब किडनी की डिजीज है तो डेफिनेटली रीनल फेल्यूर ही होगा, तो ये उसका जवाब था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, which one of the following disease is caused by the deficiency of dopamine। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सी डिजीज जो डोपामिन की कमी की वजह से होती है, वो होती है पार्किंसंस डिजीज। डिप्रेशन नहीं होती। अल्जाइमर्स जो होती है वो मेमोरी लॉस डिजीज है, जिसमें कॉमन टाइप ऑफ डेमेंशिया होता है, मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज के साथ एक और क्वेश्चन भी आया था 2019 वाली टेस्ट में, वो था कि गेट डिस्टरबेंस किस डिजीज में होती है, वो भी होती है पार्किंसंस डिजीज में, जिसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बिल्कुल मुड़ जाता है और बंदा सही से चल नहीं पाता, गेट जो उसका पोस्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी पार्किंसंस डिजीज की मेन साइन है और इसका काज है डिफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। नंबर 17 है, द सेफेस्ट प्लेस और साइट ऑफ गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट एज इज ग्लूटल मसल। डेल्टॉइड में हम देते नहीं है, बच्चों में मना करते हैं, मतलब नहीं देते। जो बेस्ट रूट है वो ग्लूटल है, बाइसेप में तो नहीं। वेस्टस मसल्स थाई में होती है, 3 किस्म की। अच्छा जी, क्वेश्चन 18 है, स्टीटोरिया मींस। स्टीटोरिया मींस फैट इन स्टूल। अच्छा, जब ब्लड इन स्टूल होता है तो उसको कहते हैं मेलिना, MELENA, मेलिना। वार्म इन स्टूल को तो नहीं कुछ भी टर्म, प्रोटीन इन स्टूल भी नहीं है। नंबर 19 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट व्हिच हैज स्पाइनल कार्ड इंजरीज। अब जब स्पाइनल कार्ड इंजरी आती है ना, तो वो बंदा मोस्टली बेड रिडन कंडीशन में होता है, तो उसकी स्किन केयर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। नंबर 20 है, द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट पॉइजनिंग। अच्छा, अक्यूट पॉइजनिंग में जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है स्टमक वाश। और इसका जो और एक और टर्म है जो मोस्टली मेडिकल है, वो है लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज भी कहते हैं स्टमक वाश को। और जो एनजी हम पास करते हैं उसको गेवेज भी कहते हैं, उस एनजी को, एक ट्यूब है जो गेवेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, मिल्क फीडिंग एनीमिया नहीं है। अच्छा जी, तो चलो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है यहाँ पर, क्वेश्चन 20। और हम कल इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे लेके जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।